आप ओके करेंगे, मैं कर दूंगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है सभी का दीपिका क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे हिंदी साहित्य वर्ग 2। मैं सौरभ पाठक, जैसा आप लोग जानते हैं। पाठक माँ साहब हिंदी वाले भी बोलते हैं, वैसे भी लोग बाग जानते हैं। चलिए, ठप्पा लगा हुआ है हिंदी वाले, बाकी पढ़ा तो सब कुछ लेते हैं। चलिए, बेसिक चीज़ों की जानकारी होगी। पात्रता परीक्षा आप लोग निकाल कर आए हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जानकारी होगी। और 3 खंड मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। चलिए, चलिए चलिए देखिएगा, सबसे पहली बात मैंने बताया था। नेहा जी, आप बताइए कि भाषा क्या होती है। बहुत सही। केवल जबान भाषा नहीं होती, बोलना बस भाषा नहीं होती। जिनकी जबान नहीं होती वो भी बातचीत करते हैं। चलिए, आप अगर कभी विदेशी मीडिया में न्यूज़ सुन रहे होंगे तो एक वक्ता होता है और एक उसके बाजू में प्रेषक होता है। अपने यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज देते नहीं है, पर विदेशों में है। चलिए, हमेशा याद रखिएगा कि भाषा जो है वो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। पहले बोली बनती है, जैसे आज से अपन ने म्याऊं म्याऊं बोलना चालू किया तो बोली बनी धीरे धीरे बढ़ते हुए। फिर विभाषा बनती है, फिर भाषा बनती है, फिर मानक भाषा बनती है। क्रम याद रखिएगा, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और हमेशा 3 खंडों में आपका लिटरेचर बांटा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट का लिटरेचर क्यों ना हो। सबसे पहले आता है भाषा खंड, फिर दूसरा आता है व्याकरण खंड। व्याकरण खंड के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है व्याकरण के नियमों का पालन, नियामक जिसका व्याकरण हो वो क्या कहला जाएगी, आपकी गद्य। और जिसमें इसका उल्लंघन हो वो क्या कहला जाएगी, पद। उल्लंघन मतलब जो व्याकरण के नियम में ना हो, बंधा हो ना बंधा हो, वो कहलाएगा पद। जैसे मैंने बोला कि निर्मला एक अच्छी लड़की है, इसमें कोई सुर लय तान नहीं है, लेकिन ये गद्य है, व्याकरण के नियमों के थ्रू है। फिर अपन इसमें आपको मैंने बहुत सारी विधाएं पढ़ाई हुई हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह, ये सब मैंने बताया हुआ। फिर व्याकरण के नियमों का जितना ज्यादा उल्लंघन होगा उससे क्या बनता है, पद। और पद का जो नियामक होता है वो होता है छंद। ठीक है, एक होता है चंपू काव्य। फिर उसके बाद में आता है साहित्य। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये किसने कहा था। चलिए, टाइम कम है। किसने, नहीं जी, अपन को रामचंद्र शुक्ल बताया गया। शुक्ल जी ने बहुत काम किया है, लेकिन वो आलोचना के क्षेत्र में थे, निबंध वगैरह भी लिखे हुए, सब पे उनकी लेखनी वर्तनी चली हुई है। साहित्य खंड साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये बोला है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब पहले क्या बनेगा, साहित्य बनेगी, व्याकरण बनेगी कि भाषा बनेगी। सबसे पहला भाषा, फिर उसका एक अलग क्रम होता है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। जो उसकी पहली यूनिट है, भाषा कैसे आती है, कैसे बनती है, कैसे आगे बढ़ती है। हाँ, वही वही मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर अभी मैं आपको और बता दूंगा, क्योंकि आज अपनी जो यूनिट है अपन को वो पहले कंप्लीट करनी है। फिर व्याकरण, सबसे पहले शुरुआत में यहाँ से ही करिएगा। जब भी मैं कोई भी क्लास लेता हूँ, चाहे वो हिंदी हो, इतिहास हो, या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले मैं एडीबीसी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फिर साहित्य, साहित्य समाज का दर्पण मैंने बता दिया। हर भाषा कितनी परिपक्व है, कितनी अच्छी है, ये डिसाइड करता है उसका साहित्य। आ गई बात समझ में।
आज का होमवर्क लिखें आप लोग। शास्त्रीय भाषा की शर्तें क्या होती हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, और भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, भारत में कुल कितनी साहित्यिक या शास्त्रीय भाषाएं हैं। और आत्मानुशासन सीखिएगा, मैं केवल अभी हिंट करता जाऊंगा, उन चीज़ों को पूरा पूरा आप लोग करते चलिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आते हैं, एक और चीज़ में डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले व्याकरण बेसिक चीज़ होती है, उसको कर लीजिएगा। शुरुआत कीजिएगा वर्णमाला से, सारी चीज़ें पढ़िएगा। आपका शब्द भंडार जितना अच्छा होगा, भाषा पर पकड़ आपकी उतनी अच्छी होगी। आगे बात समझ में? चलिए, साहित्य में एक होता है गद्य, एक होता है पद। ये आपको आपकी यूनिटों में विस्तार से बताया गया है, वो आपको समझाया गया होगा। अब अपन ने जो 13वीं यूनिट चल रही है, उसमें अपन ने कल पहली बात क्या पढ़ी थी आपकी, हार की जीत। हार की जीत का केंद्रीय भाव क्या है वो आपको मैं बता चुका था। केंद्रीय भाव ये था कि नेकी बदनाम ना हो, इसलिए अपनी प्रिय चीज का भी दान कर दिया बाबा जी। ठीक है, ये अब सुदर्शन की थी, तो सुदर्शन जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनका वास्तविक नाम क्या था, जिसको अपन बचपन में पढ़ते थे ना, लेखक या कवि परिचय, वो देख लीजिएगा। उनकी कलम कहाँ कहाँ चली, ये तो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना हुई या कहानी हुई। एनसीईआरटी प्रेफर करना है, गाइडें आपकी क्या बोलती हैं वो प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे बात, बिल्कुल जो अपन ने पढ़ाया है, पढ़ा हुआ है उसी, एनसीईआरटी सबसे मानक पुस्तकें होती हैं, उनको ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं हमेशा बता रहा हूं कि जैसे आपने पढ़ा आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल जी ने सब पे कलम चलाई है, लेकिन सबसे फेमस क्या है, आलोचना। पर्टिकुलर किसी विधा का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर पड़ जाए तो उसका बहुत महान काम होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि उनने वहां पर नहीं। आज तुम डाल तो मैं पात पात, पेपर कठिन से कठिन होता जा रहा है, अपनी क्षमताएं कम हो रही। जो व्यक्ति जितनी मेहनत कर लेगा वो उतना आगे जाएगा। चलिए, तो आपको याद रखना है कि सुदर्शन जी ने कौन कौन सी चीजें लिखी। फेमस चीज तो आपकी हार की जीत आ गई, लेकिन उसके अलावा भी उनने कुछ लिखा होगा। उनका वास्तविक नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे हाँ, वैसे क्वेश्चन बनाते नहीं हैं, लेकिन बन सकते हैं। क्या आएगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहाँ से आएगा ये बताया है। दो बातें याद रखिएगा, गुरु माने या ना माने। एक, आज का आज सफलता का राज, जो जिस दिन पढ़ाया जाए उसको उसी दिन कंप्लीट करना है। और डेली आप सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन बैठे हुए हैं, पर डे कम से कम एक पेपर का सेट लगा के ही सोना है। खाना नहीं खाएगा चल जाएगा, कुछ भी है चल जाना ही पड़ेगा, लेकिन पेपर लगाना है, वो भी वैसे जैसे अपन पेपर हॉल में देने वाले हैं वैसे। पेपर कहाँ से मिलेंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्लासेस में उपलब्ध रहती हैं, किताबें खरीदिए, पुराने पेपर देखिए। कहने के लिए वर्ग 2 है 10वीं तक का, लेकिन आपको बिल्कुल आपका भ्रम तोड़े देता हूं मैं कि इसमें ना रहना कि वहीं तक का आएगा, यूजीसी नेट लेवल का आएगा। अब यूपीएससी तक का मैंने वर्ग 1 में पढ़ाया था, तब जाकर कहीं सिलेक्शन हो पाते हैं। ऐसे हलवा पूड़ी थोड़ी है कि मीड़े माड़े और खा गए। भारत देश में ट्रेन की टिकट क्लियर नहीं होती, वेटिंग, तो नौकरी में बोले वेटिंग में रहे आना, जो है सो है। आपको तो रिजर्वेशन नहीं मिला होगा, वो एक अलग मसला है। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 13। राम नारायण उपाध्याय जी ने क्या लिखा, क्या ऐसा नहीं हो सकता।
पहले इसकी थोड़ी सी मैं थीम समझा देता हूँ, फिर कहानी का पत्र का वाचन करेंगे, फिर पत्र के क्या क्या आवश्यक अंग होते हैं वो बताऊंगा। पीएससी मेंस में अगला 6वें नंबर का जो पेपर होता है उसमें लेटर राइटिंग आती है, तो उतनी गहराई की चीज़ें भी आपसे मैं डिस्कशन करूंगा, पर मैं उतना ही बोलूंगा जितना आप लोग मेहनत करोगे। आप इस बात का ध्यान रखें, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा मेहनत आप पे मैं करूंगा। चलिए, आज तो संचार क्रांति का दौर है, अपन व्हाट्सएप, इंस्टा और इन सब जमाने में जी रहे हैं। किसी को कुछ बुलाना है, बोलना है तो सीधे व्हाट्सएप पे टाइप किया, 2 सेकंड में पहुंच गया। परंतु पहले संचार क्रांति नहीं थी। साधन क्या हुआ करते थे एक दूसरे के संपर्क में रहने का? पत्र। तो गद्य की एक बात याद रखिएगा कि गद्य की 2 विधाएं होती हैं। गद्य जो होता है उसकी कितनी विधाएं होती हैं? एक होता है मुख्य गद्य, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास आता है, ये 3री यूनिट में होगा शायद, ठीक है। फिर उसके बाद 4थी यूनिट होती है, 4थी या 5वीं जो भी होगी, उसमें गद्य की गौण विधाएं दिया हुआ है। कौन सी विधाएं दिया हुआ है? गौण। अब गौण विधाओं में बहुत सी चीजें आती हैं, उनमें एक होता है पत्र। पत्र क्या होता है? हम अपनी बात किसी दूसरे को पहुंचाने के लिए, जो पहले के जमाने में हम लोग पत्र लिखा करते थे, अपनी बातें बताने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए। पहले मोबाइल तो था नहीं कि आशीष ने उठाया खट से एक लेटर लिखा हेलो, अपन ने भी बोला हेलो, क्यों आशीष, सही है ना। पहले संचार के साधन उतने नहीं थे, पत्र लिखे जाते थे। अब यही आ जाएगा क्वेश्चन कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? गद्य की कौन सी विधा है या किस प्रकार की विधा है? पत्र विधा है, इसको गद्य की गौण विधाओं में गिना जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बहुत अच्छे, औपचारिक और अनौपचारिक। जब आप कोई अधिकारी बन जाते हैं, शासकीय सेवाओं में आ जाते हैं, या फिर व्यापारी बड़े बड़े लेवल का कोई बात करते हैं, तो उसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। श्री, श्रीमान, जे और वो, ऐसा वैसा, आप कैसे हैं, मैं ये सब चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। परंतु दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र तो कुछ लोगों तक सीमित होते हैं, अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। अब बहन को लिख रहे हैं पत्र, भांजी को लिख रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में हैं आप लोग, अमिताभ जी का नाम सुना होगा। अभी उनकी नातिन ने कुछ पत्रों की श्रृंखला लिखी, फिर अमिताभ बच्चन ने भी जवाब दिया इस युग में भी, क्योंकि उनके अंदर हरिवंश राय बच्चन जी का खून है। वो बहुत बड़े, आप लोग जानते ही होंगे, विद्वान थे। चलिए, तो पत्र की 2 प्रकार होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक की भी कुछ सीमाएं होती हैं, औपचारिक की भी कुछ सीमाएं होती हैं। ये पत्र जो, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मान लीजिए मैं आपके घर आया, मान ही लेना, घबराना नहीं, बोले माँ साहब तो पहले दिन सीधे घर आने लगे, है ना भाई आशीष। मैं आपके घर आऊंगा, आप जानते हैं कि पाठक माँ साहब हमारे शिक्षक हैं, गुरु हैं। आदमी क्या करता है? एक दिखावा करता है कि उस दिन अपन ने सोफा सेट के कवर बदल दिए, फटा चद्दर है तो उसको अलग कर दिया, आईना वाईना साफ नहीं है तो वो कर दिया, अव्यवस्थित चीजें हैं तो उनको व्यवस्थित कर दी। होता है। आप हमारे घर आओगे तो बिटिया ने जितना फैलाया होगा हमारी, हम भी समेटने की कोशिश करते हैं। परंतु आप अगर सोचो कि आपकी मौसी की बिटिया आ रही हो जिससे आप बहुत प्रेम करती हो, तो कैसा करोगे यार? अब उसको पता है ना, एक कहावत है, हमाम में सबके सब नंगे। तो जो जैसा है वैसा दिखना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि समाज के नियमों के कारण कुछ बंदिशें रहती हैं। यहाँ पर राम नारायण मिश्र जी ने अपने मित्र को पत्र लिखा। पहले वो मित्र के घर गए, मित्र की आर्थिक हालात उतने अच्छे नहीं हैं,
मित्र क्या कर रहा है कि यहाँ वहाँ से जुगाड़ रहा, दूध खत्म हो गया तो अपन बाजू वाले से मांग लिया। आजकल तो बाजू में कौन रहता ये नहीं पता। और पहले के ज़माने में काफ़ी आत्मीयता होती थी। शक्कर ख़त्म हो गई तो आंटी के यहाँ चले गए, आंटी के यहाँ नमक ख़त्म हो गया तो अपने घर आ गए, होता था। मैंने तो ये दौर देखा है, आप लोगों का भरोसा नहीं किस दौर के हैं, है ना। आप लोग तो हैं, पर कुछ युवा बच्चे भी होंगे, उनने भी शायद सुना तो होगा। कुछ दिन बाद बच्चों को गांव की तस्वीर बताना है तो गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि भैया गांव की एक तस्वीर दिखा दे। सब खत्म होते जा रहे। खैर दौर है। व्यक्ति मित्र के घर गया, मित्र के घर गया, मित्र ने जैसा अतिथि का स्वागत होता है वो करने का प्रयास किया, सफल भी रहा। कुछ चीजें उसने छुपाने की कोशिश की। मित्र वहां तो कुछ नहीं कह पाया। मित्र साहित्यकार है, अब दूसरा मित्र उससे साहित्य की बात छेड़ देगा। मित्र राजनीतिज्ञ भी है तो राजनीति की बात छेड़ देगा। वहां तो वो उसको कुछ नहीं बोलता। अपने दोस्तों से मिलते हैं तो दोस्त ही ऐसे होते हैं ना कि जिनसे अपन खुल के बात करते हैं। यही इसका केंद्रीय भाव है। दोस्त घर जाके पत्र लिख रहा है और डांट लगा रहा है कि भैया सुन, जैसी तेरी हालात है वही हालात मेरे हैं। अगर तेरे घर का चद्दर फटा है तो मेरा भी फटा है। भारत में उस दौर में काफी गरीबी थी। आज जो इतनी हरित क्रांति हो चुकी है, सारे दौर अपन देख रहे हैं, आज अपन लोग बहुत आगे हो गए हैं। भारत विकासशील है, अभी भी विकसित नहीं है। लक्ष्य है 2047 तक बना लेने का। तेरे यहाँ का कांच गंदा है, मेरा भी गंदा है। तूने भी व्यवस्था की चाय की, दूध की, वो मैंने भी की। क्यों ऐसा अपन कर लें कि जैसे तुम हो वैसे ही रहो, जैसे हम हैं वैसे ही रहे, औपचारिकताएं ना करें। जैसे बचपन में लंगोटिया यार थे, एक आध दिन पता चलेगी तुम्हारी किताब हमारे काम आ गई, हमारी तुम्हारे काम आ गई। पता चले साइड फट गई तो तुमने हमारी पहन ली, हम अच्छी जगह गए तो अच्छी वाली पहन ली। ये दौर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये गरीबी थी हिंदुस्तान में, उसकी परिचर्चा कर रहे हैं। मित्र बोल रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। आज का जो टॉपिक है उसका नाम ही क्या है? आपको पहली बात क्लियर हो गया ये किसकी रचना है? रामनारायण जी की। चलिए, क्या ऐसा नहीं हो सका? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये काय में आता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक जानकारी रिवाइज कर लीजिएगा। मैं मूल रचना का पाठ वो तो कोई भी कर सकता है। मैं आशीष को उठा के बोलूं कि आजा पढ़ ले, वो भी इतना समझदार है, पढ़ लेगा। पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूं सबसे कि आप लोग पात्रता परीक्षा पास हो। कम से कम विस्मयादि बोधक क्या होता है, उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, प्रश्नवाचक क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समय कम है, डायरेक्ट यूनिट पे आते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? किसकी रचना है? रामनारायण उपाध्याय जी की। अभी किस चीज में आप लोग सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस किया था मैंने पहली क्लास में, आपको भी करना है। जितनी यूनिट 13 से लेके 19 तक में है, सारी यूनिट के बारे में पता कर लो कि कौन सी यूनिट आखिर है क्या। कहने के लिए तो सबको ये लगेगा कि भैया 13 नंबर से लेके 20 नंबर तक या 19 नंबर तक वो चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, परंतु खुसरो दरिया प्रेम को उल्टी बाकी धार, जो तरह सो डूब गया और जो डूबा सो पार। गहराई में जाकर अध्ययन करिएगा। अगर सिलेक्शन चाहिए है तो बच्चों को बताना है कि बेटा हमने पात्रता निकाल ली थी, बात एक अलग है। चलिए, रामनारायण मिश्र जी की है जी। विधा कौन सी है? पत्र। अभी अपन ने दोनों चीजें डिस्कस कर ली। पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लिखने की शर्तें क्या होती हैं, पत्र की
शर्तें क्या होती हैं, कहाँ पे अपन को नाम लिखना है, कैसा संबोधन होता है, भावदीय क्या होता है, प्रियजन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आ जाइए मूल रचना पर आते हैं। राम नारायण उपाध्याय जी का पत्र है, उन्होंने अपने मित्र को लिखा। मित्र के घर जाके लौट के आके उन्होंने जो उनकी आओ भगत की, जो चीजें छुपाने की कोशिश की, वही लिख रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जैसे हो वैसे ही हम हैं, जो हालात तुम्हारे हैं वही हालात हमारे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जब हम तुम्हारे घर आए तो तुम नॉर्मल रहो। भाई मेरा ये पलंग का चादर फटा है, साइकिल की व्यवस्था नहीं है, दूध नहीं है, भाई जो है मेरे पास उसमें तू ले ले, लेकिन मैं तेरे की व्यवस्था करने के लिए कुछ और इंतजाम करूं, कर्जे में फंसूं, ऐसा मत करना। देखिए मित्र, मैं मूल रचना का पाठ इसलिए कर रहा हूं, ये तो सब नोट्स में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, एनसीईआरटी की किताबें ले लोगे मिल जाएगा, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनने हैं, कैसे बनने हैं, ये उसी के लिए तो आपने इतना महंगा कोर्स ज्वाइन किया। सच्चाई यही है ना भैया, वरना सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा है, गूगल आपका गुलाम है, गूगल मामा से पूछो कि मामा बता जरा इसका आंसर क्या है, खट्ट से बता देगा। लेकिन जो टीचर लोग जो सालों से पढ़ाते आ रहे हैं उनका कछु तो अनुभव होगा। हम यहाँ से 40 साल में हमने जो सीखा है वो आपको हम सिखा देंगे। अब आपको सीधे 1 साल की मेहनत, अब 1 साल का समय नहीं है, 1 महीने का है, थोड़ा सा अपन को तेजी भी करनी पड़ेगी। जब भी मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ तुम मेरा एक मेहमान की तरह स्वागत करते हो। यदि उस दिन तुम्हारे यहाँ शक्कर या घी नहीं होता तो तुम उसे मुझसे छिपाकर लाते हो। यदि उस दिन तुम्हारे बजट में गुंजाइश नहीं होती तो तुम किसी से क्या लेकर आते हो, मांग कर लाते हो, उधार लेकर सारी व्यवस्था जुटाते हो। तुम जब मुझसे बात भी करते हो तो इस चिंता से मुक्त नहीं होते। दिख रहा है आपको कि इसको अलग करूं मैं? दिख रहा है अब? ठीक है। तुम इस चिंता से मुक्त नहीं होते कि नहाने के बाद मुझे टॉवेल देना होगा, तेल के बाद कंघा आईना देना होगा, और जब तक मैं भोजन कर रहा हूंगा तब तक तुम किसी बच्चे को भेजकर पान मंगाकर रखना होगा। अब समझिए मूल रचना है। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, व्याकरण में जब आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा कि सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्ण को ही बोलते हैं स्वनिम व्यवस्था, बोलते हैं। अब वर्ण, वर्ण से क्या बनता है, अक्षर, अक्षर मिलाकर शब्द, फिर शब्द युग्म, शब्द युग्म के बाद वाक्य, वाक्य से बड़ी इकाई क्या होती है, प्रोक्ति। तो वो यही बोल देगा कि यार इतनी 4 लाइन लिखी है, ये काय में आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए, मंगा कर रखना, अब यही होमवर्क है। मैं तो केवल आपको फंसाऊंगा, बाकी आप मेहनत करें, आप पूछेंगे तो मैं कल बताऊंगा। और पैसा, हम देहाती मास्टर सरकारी स्कूल में पढ़े और अभी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। पैसा बंडी में और ज्ञान कंठी में, तभी काम का है। ये नहीं कि हमारा बैग कोई ने चुरा लिया तो बोले पाठक वहां साहब मर गए, बोले का है उनका बस्ता चोरी हो गया। यहाँ वाक्य से बड़ी इकाई क्या कहलाती है, प्रोक्ति। ये जो मूल रचनाओं में जो जो चीजें हैं, काम की चीजें, वो मैं पढ़ाऊंगा। जब तक मैं स्नान करता हूं तब तक तुम अपने फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देते हो, धुंधला आईना की जगह पड़ोसी से मांगा हुआ साफ आईना सजा देते हो। खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है भैया, जल्दी बताओ। अब ये ना बोलना बोले सर अभी तो अपन ये पढ़ रहे हैं हमें क्या पता।
पात्रता निकाले हो और पात्रता में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो पढ़ना चालू कर दो। कई किताबें ऐसी हैं जो घर में अपन ने जब तैयारी चालू करी होगी जब से लेकर पढ़ी होंगी, लेकिन आज तक अध्ययन नहीं किया। लूसेंट सामान्य हिंदी ले लेना, कम से कम उसको एक बार पलटा लोगे तो भी स्थिति सुधर जाएगी। बिल्कुल। खूंटियों पर लटकते बेतरतीब, आवाज आई। बेतरतीब क्या अर्थ होता है? अस्त व्यस्त, है ना। बिखरी हुई पुस्तकों को करीने से लगा देते हो। अभी करीना कपूर नहीं है, क्या है? एक के ऊपर एक रख देना। इस सारी व्यवस्था के चलते जब भी 2 घड़ी साथ बैठने का अवकाश आता है, तुम बजाय, ये अब दोस्त बोल रहा है, तुम बजाय घर गृहस्थी के देश विदेश की राजनीति, पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बात छेड़ते। अरे हम हैं पाठक मां साहब, हिंदी पढ़ाते हैं, आपके घर आएंगे तो आप हिंदी की बात करोगे क्या? अरे भाई, जब दोस्त होते हैं, बनते हैं, तो अपनी अन्य बातें भी होती है कि यार आशीष बता क्या चल रहा है, घर पे सब ठीक है कि नहीं है, कौन सी बातों में उलझा रहे हो। ठीक है। जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे चेहरे पर एक क्षण भी निश्चिंतता की खोज नहीं पाता। जब मैं विदा होने लगता हूं, विदा होते हैं स्कूलों में, शासकीय संस्थानों में, तो विदाई संभाषण दिया जाता है। विदाई संभाषण किसका है? लिखते चलो, जो चीजें मैं बीच में बताऊं उनको नोट कर लो। जब मैं खुद के लिए पढ़ता था आशीष, तो लेक्चर चल रहा है तब भी मैं लिख रहा हूं। टंगे लोग। चलिए, निश्चिंता की खोज नहीं पाता जब मैं विदा होने लगता हूं, तो तुम कहते हो कल चले जाना, कितने दिन के बाद तो आए हो। यह भी औपचारिकता है। अबे रुकना, कितनी देर रुकना है? कल वल चले जाना, जो भी काम है कर लेना। और मैं जब सचमुच रवाना होता हूं तो तुम कहते हो अब जे का है भैया, अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजी छोड़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह है, पहला ऑप्शन रहेगा उद्धरण चिन्ह, दूसरा एक उद्धरण चिन्ह, दूसरा 2 उद्धरण चिन्ह। पूरा बोलिएगा। कभी अवकाश पाओ तो इधर आने की बात मत भूलना। तुम जब मुझे विदा करते हो तब तुम्हारा ध्यान मेरे रवाना होने के बाद किए जाने वाले कामों में लगा रहता है, लेकिन जब तक तुम्हारी दृष्टि ओझल नहीं हो जाती। नए मेहमान किसकी रचना है? जल्दी लिख लिया करो, मैं केवल बोलता जाऊंगा। हाँ, मतलब एक कहानी पढ़ी होगी लिटरेचर में, आपने सुनी होगी कि अगर हमारे घर में हमारा रिश्तेदार आ रहा होगा तो पत्नी बोलेगी फिर आ गए, परेशान है, लेकिन खुद का भैया आ रहा होगा तो लग जाएगी ना। हालांकि हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हम केवल पढ़ाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो इस पर भी एक रचना है। सारे रचनाकार वाली क्लास का लेक्चर आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि गद्य में कौन कौन सी विधाएं हैं, कहा। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो मेरे विद्यार्थी पुराने हैं या आप नए हैं, कभी भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला सबसे प्रसिद्ध नहीं पूछेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, तुम डाल डाल तो मैं पात पात। अब ऐसा नहीं है कि आचार्य शुक्ल जी ने केवल निबंध ही लिखे होंगे, उन्होंने वर्तनी सब पे चलाई है। तो पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप एग्जामिनर की सोच पकड़ें। मैंने बताया है पढ़ाई के दौरान सबसे अच्छे मित्र कौन होते हैं? अनसॉल्व पेपर और सिलेबस। अनसॉल्व पेपर से, सिलेबस से ये पता चलता है कि क्या क्या पूछने वाला है, कहाँ से पूछेगा, लेकिन क्या क्या आ चुका है ये कैसे पता चलेगा आपको? अनसॉल्व पेपर से। पर डे पढ़ो, 1 महीना 10 दिन बचे हैं, बाकी 20 को है तो 1.5 महीना मान लो। फरवरी भी 28 की है, 2-3 दिन यहाँ के वहाँ ले लो, 15 दिन वो मान लो, 5 दिन बीच में कछु और काम आ जाएगा।
इसलिए पढ़ाई का स्तर बढ़ाओ। रवाना होने के बाद किए जाने वाले कामों में लगा रहता है, ठीक है। मैं जानता हूं तुम्हारी उस दृष्टि में कितना दर्द, कितनी लाचारी, कितना स्नेह समाया हुआ है। ये तो तुम्हारी व्यथा बता दी। अब क्या नहीं हो सकता, अब आ रहे हैं अपन लोग उस पे। मेरे प्रिय प्रिय मेरे, जिस तरह तुम साधारण आदमी हो उसी तरह साधारण आदमी मैं भी हूं। मेरे आने पर जो जो तुम्हें करना पड़ता है, तुम्हारे आने पर वही वही मुझे भी करना पड़ता है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ कभी आटा, गरीबी में आटा गीला, क्या अर्थ होता है? मुसीबत पे और मुसीबत आ जाना। दाल नहीं होती, दाल ना गलना, ठीक है। उसी तरह मेरे यहाँ भी दाल होती है तो आटा नहीं होता। तुम्हारे बिस्तर की चादर, जितनी चादर उतने पैर फैलाना। एक एक चीज में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। इसलिए मैंने पहली क्लास में बताया आपको, जितना अच्छा आपका शब्द भंडार होगा, तत्सम तब शब्द तद्भव देशज विदेशज, बेसिक ग्रामर का नॉलेज जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी आपकी साहित्य पे पकड़ होगी। इसलिए डेली भाषा खंड के कुछ खास खास क्वेश्चन है जो मैं बता चुका हूं, उनको देखें। व्याकरण खंड डेली रिवाइज करें, शब्द भंडार बढ़ाते चले। और साहित्य की जो प्रमुख विधाएं हैं उनको, नाटक, कौन कौन से प्रसिद्ध नाटक हैं, आप लोग एक काम ये करिएगा कि वो रचनाएं जो विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं उनको तो बेस बना ही लेना। और हर रचनाकार ने कौन कौन सी चीज पे वर्तनी चलाई है उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, तुम्हारे बिस्तरे की चादर जितनी फटी है, मेरे बिस्तरे की चादर भी उससे कम फटी नहीं है। तुम्हारी कुर्सी का दाया हत्था टूटा है तो मेरी कुर्सी का बाया। शब्द युग्म क्या कहलाते हैं? शब्द युग्म। ये सारी बेसिक चीजें पढ़ते रहिएगा। मेरे आने पर तुम जिस धुंधले कांच को छुपाते हो, तुम्हारे आने पर मैं भी उसी धुंधले कांच को छिपाता हूं। लेकिन अब देखो, ये आ गया आपकी पूरी रचना का सार। उस धुंधले कांच में ही हमारी वास्तविक तस्वीर छुपी है। हम सबके चेहरों पर अभावों की धुंध छाई हुई है। बोलेगा क्या ऐसा नहीं हो सकता? रचना का केंद्रीय भाव या मूल भाव क्या है? तो ये उसका पूरा आंसर हो गया। आ गया समझ में? उस धुंधले कांच में ही हमारी वास्तविकता छुपी है। हम सबके चेहरों पर अभावों की धुंध छाई है। मित्र मेरे, क्या यह नहीं हो सकता कि हम जैसे हैं वैसे ही मिलें, और हम जो नहीं है वैसा दिखाने का प्रयत्न बंद करो। एक प्रश्न ये बन सकता है कि क्या किसी पत्र की शुरुआत क्वेश्चन मार्क से हो सकती है? ये तो आप देखेंगे तो उस क्वेश्चन मार्क लगा है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र की क्या क्या खासियत होती है? प्रमुख पत्रों की श्रृंखला। गांधी जी ने नेहरू जी को जो पत्र लिखे, या जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पत्रों का संग्रह जो होता है उसको ध्यान रखिएगा। पहले तो जो बेसिक जानकारी दी है लूसेंट में उसको पढ़ लेना, और जितना खोज सकते हो खोज लेना। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये तो सिलेबस है, 6वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी किताबों में मिल जाना है, वही अपन वाचन कर रहे हैं। लेकिन कहाँ से क्या आ सकता है महत्वपूर्ण, वो मैं बता रहा हूँ।
छठवीं सातवीं आठवीं में होगा, किसी में देख लीजिएगा, वैसे छठवीं में है मेरे हिसाब से। जैसे सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाते हो, जिस फटे टावल से तुम अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। चाय पीते समय टूटे कप को तुम मुझसे बदल लेते हो, उसे मेरे पास ही रहने दो। अपने फटे बिस्तर को तुम उजली चादर से ढकते हो और कुर्सी के टूटे हुए हत्थे के बीच में आने दो, ताकि हमारे बीच में क्या ना बने दीवार। इन सब बचे हुए समय में जब भी तुम मेरे पास बैठो, बजाय राजनीति साहित्य के अपनी घर गृहस्थी की, बाल बच्चों की सुख दुख। कौन सा समास है? मैं केवल हिंट करता जाऊंगा। अब समास कितने प्रकार के होते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे प्रमुख समास, समासों में समास किसको कहते हैं? चलो आज का होमवर्क लिखो, समासों में समास किसको कहा गया है, ये पढ़ लेना भैया आशीष, सब पुरानी क्लासों में है ना। घर गृहस्थी के बजाय बाल बच्चों की बात करो, सुख दुख की बात करो। विश्वास रखो, सुख दुख के समंदर में से हमारे अभावों की किस्ती का पर्यायवाची, किस्ती काय का पर्यायवाची, दो तो हो गए, याद है तीसरा पर्यायवाची। अब पर्यायवाची क्या होते हैं? प्रमुख पर्यायवाची पढ़ लेना। कहने के लिए कल्पना जी बोल रही होंगी कि पत्र ही तो पढ़ रहे हो जो लिखा है, वो तो आपको नेट पे डालोगे तो भी मिल जाना है, पर उसमें ऐसे ही मिलेगा जैसा यहाँ है, और अंदर कितना जाना है ये हम बता रहे हैं आपको। विश्वास रखो, अभावों की किस्ती को पार होने का मार्ग बताया गया है। तुम्हारा वही मैं जो तुम हूं, तुम्हारा वही मैं जो तुम, मतलब कोई अंतर नहीं है, निचोड़, जैसे हैं वैसे मिलो। अब आप हमको बोलो कि सर आप टोपा, हमारे कई मित्र बोलते हैं कि यार पूरी ठंडी तेरे ही को लगती का। मैंने कहा यार 8 महीना तो मैं कछु पहनता नहीं हूं सर में छुपाने के लिए, जैसे हैं पर ठंडी लगती है भैया, है ना। चलिए, इसलिए जो आत्मीयता कम होती जा रही है आजकल, आप लोग खुद देखेंगे। पहले का दौर जो था, गांव देहात का अगर एक बच्चा पढ़ के बड़ा बन जाता था तो आसपास के 1-2 गांव के लोगों के बच्चे को भी वो पार लगा देता था। और अब आज सच्चाई रिश्तों की ये है कि 2 भैया हैं, गांव में रह रहा है एक शहर में, तो शहर वाले के पास गांव के बच्चे मना कर देते हैं। जगह दिलों में होती है, घरों में नहीं। घर तो बड़े बना लिए लेकिन दिलों की जगह छोटी हो गई। अगर आत्मीयता है तो किसी के घर जाकर अपन निश्चिंतता से रह सकते हैं, एक छोटे कमरे में भी 4 लोग रह सकते हैं, वरना 400 कमरों का महल भी है तो भी एक नहीं मिलेगा कमरा तुमको। चलिए, आत्मीय संबंधों का अपना महत्व है। केंद्रीय पद, इसका जो केंद्रीय भाव है एनसीईआरटी का, ये अपन ने पूरा बता दिया है। विशुद्ध प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मीय संबंधों का अपना महत्व है, सच्चा सुख निहित है। हम भ्रम बस आत्म प्रदर्शन। एक और अच्छा चलता है आजकल, आप लोगों ने सुना होगा कि हम कितने खुश हैं, ये बताने से ज्यादा खुशी का दिखावा करने में खर्चा करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कौन से कपड़े लत्ते पहने हो, कैसी चप्पल पहनो, कोई के पास इतना समय नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आपका जवान बंद है तब तक आपका बाहरी रंग रोगन आकर्षण बोलता है, दिखता है, लेकिन जैसे ही आप बोलना चालू करते हैं आपका व्यक्तित्व बोलता है। दिल्ली में मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, फटी चप्पल पहन के चल रहे हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए लोग बाग 1000, 1,500, 1,500 की टिकट खरीदते हैं। चलिए, बाह आडंबरों में उलझकर सहज प्रेम की महत्ता समझ नहीं पाते। किसी के मिलने पर हम अपने स्वाभाविक स्नेह मिलन के निर्मल, आधेरा का नियम पता है, पढ़ तो सही लेते हो रे,
पुनर्जागरण लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? चलो अब मैं उलझाऊंगा नहीं, समझ लेना। ये आधे रा का नियम है। ये जो ऊपर की मात्रा आती है ये क्या कहलाती है? आधा रा। प्रोनाउंसिएशन पहले होता है, मात्रा बाद में चढ़ती है। अपन लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं आशीर्वाद। सही है? काय पे आनी चाहिए? वा पे। प्रोनाउंसिएशन पहले, मात्रा बाद में। लग जाते हैं, भावों को परे रखकर औपचारिकता में लग जाते हैं और सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के मिलन के सच्चे सुख से हम वंचित रह जाते हैं। लेखक ने यही भाव प्रस्तुत किया है। ये सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन ये बता देते हैं। कब पैदा हुए? 1918, खंडवा, कालामुखी ग्राम। इतना याद नहीं रखना तो भी कहाँ के हैं? एमपी के हैं। वर्ग 2 एमपी में तो निकली है भाई, पड़ोसी राज्यों के साहित्यकारों को थोड़ी लेंगे। ठीक है। आपने ये जरूर है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद राष्ट्रभाषा परिषद कब गठित हुई? भैया क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि बोले उतार दिया यही पूछ लिया, पढ़ना है। एक 10वीं पास बच्चा भी हमसे अच्छा पढ़ लेगा। समझ में आ रहा है? राजभाषा आयोग कब बना? राष्ट्रभाषा आयोग कब बना? आ रही बात समझ में आशीष? अभी राजभाषा के नियम कितने हैं, ये सारी चीजें मैंने विस्तार से पढ़ाई हुई। संपूर्ण निमाणी लोक साहित्य के साथ साथ ललित निबंध। अब क्या होता है ललित निबंध? निबंध की विधा में ललित निबंध क्या कहलाता है? व्यंग। रूपक क्या होता है? रूपक अलंकार है, रस है, छंद है। क्या होता है? पात्रता निकाले बैठे हो रे। फिर बाद में ना बोलना। संस्मरण, रिपोर्टाज, गांधी साहित्य आदि पर भी अपनी लेखनी चलाई। प्रमुख रचना अब देखो, कुमकुम कलश, आम्रपाली, चतुर चिड़िया आदि। अब वो क्या बोलेगा? प्रश्न कहां बनाएगा? वो सीधे क्या ऐसा नहीं हो सकता नहीं पूछेगा। वो ये 4 रचनाएं दे देगा, एक 3 रचनाएं इनकी देगा और एक किसी और की दे देगा। बोलेगा बताओ भैया राम नारायण उपाध्याय जी की रचना का नाम क्या है? आ गया समझ में? चलिए कुछ बातें अपन और देखते हैं। हमेशा पत्र के क्या क्या अंग होते हैं ये देख लीजिएगा। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। कुछ पॉइंट, पत्र में नाम कहाँ आता है, दिनांक कहाँ आती है, संबोधन अभिवादन कहाँ होता है, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। पूछना है पैसा, बातें उधर उधर की कर रहे हैं। अभिवेदन और निवेदन, अपन लोग पत्र लिखते हैं ना सेवा में, फिर उसके बाद विषय लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, सारी चीजें, फिर महोदय, ये औपचारिक पत्र में आते हैं। नीचे लिखते हैं भावदीय, प्रार्थी, अनौपचारिक में आपकी स्वेच्छा चाहने वाला शुभकांक्षु। तो ये सारी चीजें अपन लिखते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताए। और कर्ता ने कर्म को करण से, कारक है। कारकों के आने का क्रम क्या होता है? किसी वाक्य में कारक किस क्रम से आते हैं? हाँ चलो ये सब बता चुका हूं, आप लोग देखिएगा। 817654
कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो चीजें हैं यही पूछ लेगा कि कौन से सेंटेंस पूरे वाक्य में सबसे पहले कौन सा कारक आता है। कर्ता नहीं आता, सबसे पहले क्या आता है? संबोधन, हे राम, हे हरे, हरे राम। ये चीजें पढ़िएगा, इतना डीप में नहीं बनाता। पेपर जब बनता है स्टैंडर्ड का तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं जो सबसे बने, वरना लोगों का सरकारी नौकरी पे से भरोसा उठ जाएगा आशीष। कुछ थोड़े कठिन होते हैं और कुछ ऐसे बनाए जाते हैं कि दम है तो करके दिखाओ। वो कई विद्यार्थी उन्हीं प्रश्नों में उलझ के रह जाते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जी क्या चीज? हाँ, कारक व्यवस्था। चलिए ये तो पुरानी चीजें हो गई। आज के उसमें कुछ चीज ना समझ में आई हो बताइए। आ गई? इतनी नहीं, ये तो कुछ है, इससे ज्यादा। जब आप हम आज एक और चीज बताया देता हूं मैं आप लोगों को कि प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में लिख रहा होगा, वो कई फील्डों में लिखता है। तो और किस विधा पे इन्होंने अपनी कलम चलाई है, कौन सी फेमस है, और जिस भी विधा को आशीष पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार वही कहलाता है रे, जो भी पुरस्कार हिंदी में दिए जाते हैं हिंदी भाषा के लिए, उनमें लेटेस्ट किसको मिला है, पहला किसको मिला है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान दौर के सिनेरियो के भी याद रख लेना, और जो पुराने पुरस्कार दिए गए हैं उन रचनाओं को घोंट के पी जाना, और घबराना नहीं। कल्पना जी को अकबकाहट होने लगी कि इतना मैं कैसे कर पाऊंगी, सब होता है, बस मेहनत करिए। ठीक है, आज ये जो यूनिट नंबर 13 थी इसका समापन अपन यहीं करते हैं, बाकी पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।